हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं आप सबके एग्जामिनेशन के लिए, तो देख भी रहे हैं आप। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूं कि जनवरी से लेकर नवंबर तक का करंट अफेयर्स का मैराथन वीडियो आ रहा है। कब? 16 नवंबर को, संडे का दिन है। देखिएगा ज़रूर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ पर, और शार्प लर्निंग ऐप पर भी ये चलेगा। ठीक है, तो देखना ज़रूर है आपको। पूरे साल का करंट अफेयर्स आपको एक ही जगह मिल जाएगा। मैराथन वीडियो होगा, करीब 6-7 घंटे का वीडियो होना चाहिए, तो उसको लेकर चलेंगे और पूरा आपको कवर करवाएंगे 2025 का टोटल करंट अफेयर्स 16 नवंबर की सुबह 9 बजे। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक भी दे दिया है, वहाँ पर क्लिक करके आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। G20 के दक्षिण अफ्रीकी प्रेसिडेंसी, मतलब ये हुआ कि G20 का अभी प्रेसिडेंट जो है ना दक्षिण अफ्रीका है, तो उसकी प्रेसिडेंसी में एक रिपोर्ट आई है, और उसके मुताबिक भारत के 1% अमीर लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से लेकर 2023 के बीच में कितनी बढ़ी है। आंसर क्या होगा इसका? 62%। चीन में अगर हम देखेंगे 54% बढ़ा है। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, तो उन्हीं के नेतृत्व में एक रिपोर्ट आई है, अध्ययन किया गया। उसी में चेतावनी दी गई है कि दुनिया भर में जो वैश्विक असमानता है वो बिल्कुल इमरजेंसी के लेवल पर पहुंच गई है। मतलब अमीर बहुत अमीर होता जा रहा है और गरीब बहुत गरीब होता जा रहा है। तो इससे क्या है ना, लोकतांत्रिक, आर्थिक स्थिरता और जलवायु प्रगति, उन सबको खतरा है। इसमें आप कह सकते हैं अमीर बहुत ज़्यादा अमीर हो रहा है, और जो सामान्य लोग हैं या मध्यम वर्ग के लोग हैं उनकी संपत्ति उसके मुताबिक नहीं बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में यही कहा गया। तो वैश्विक स्तर पर इसमें कहा गया कि G20 की जो वैश्विक असमानता पर बनी हुई समिति में, इसमें कई सारे भारतीय मूल के भी थे। जयंती घोष, विनी बयानानी नामा, इमरान वलोदिया, ये सब शामिल थे। और इसका कहना है ये कि 2000 से लेकर 2023-24 के बीच में दुनिया भर में अमीर जो 1% लोगों ने जो बनी हुई संपत्ति का 41% हिस्सा जो है ना वो प्राप्त कर लिया है। 1% के पास इतना है, जबकि बाकी 99% के पास बाकी हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब कि अमीरी जो है ना वो कुछ लोगों में, 1% लोगों में दुनिया भर के वो बढ़ती जा रही है। तो ये डेटा एक जारी किया गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं था, जितना था उतना मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। टेस्ला के CEO का नाम बताएं जिन्हें इतिहास में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वेतन यानी एक दशक में 1 ट्रिलियन पैकेज मिला है। आंसर का एलन मस्क, आप जानते ही हैं, वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और इतना 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का मतलब आप समझते हैं, 84 लाख करोड़ रुपया। भारत का बजट कितना है? 50 लाख करोड़ के आसपास में है। ठीक है, तो ये, और भारत का जो पूरी अर्थव्यवस्था कितनी है? 4.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की है, जो इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम मानते हैं। ठीक है, तीसरी भी हम बन जाएंगे कुछ वक्त बाद। तो टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क को, उनको इतिहास का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट वेतन पैकेज दिया गया है, 1 ट्रिलियन US डॉलर का। और शेयर धारकों ने ये मंजूरी दे दी है नवंबर 2025 में। क्यों इतनी बड़ी सैलरी क्यों दी गई है? क्योंकि निवेशकों ने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता जो कंपनी है टेस्ला, उसको AI रोबोटिक्स की दुनिया में भी आगे कंपनी बनाने का एक ख्वाब दिखाया। मतलब इन्होंने, मस्क ने, और फिर सबने माना कि ठीक है ये हो सकता है। ओके, तो इसमें वोटिंग कर दिया गया और उसको पारित कर दिया गया इस वेतन पैकेज को। दरअसल एलन मस्क ने इशारा किया था कि अगर उन्हें ये वेतन पैकेज नहीं मिलता है तो वो कंपनी छोड़ देंगे, और फिर इसका व्यापक असर हुआ। तो 10 साल में, एक दशक में एलन मस्क को इतना बड़ा पैकेज मिलने वाला है, और नए लक्ष्य भी तय कर दिए गए हैं। और ये वेतन ऐसा नहीं है कि वो कुछ ना करें तो भी मिल जाएगा, उनको काम करना पड़ेगा। उनका एक टारगेट दे दिया गया है कि 20 मिलियन यानी 2 करोड़ वाहनों का उत्पादन करना होगा। 1 मिलियन यानी 10 लाख रोबो टैक्सी जो खुद चल रहा हो उसकी तैनाती करनी होगी। 1 मिलियन 10 लाख मानव रोबोट की बिक्री करनी होगी। 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का मुख्य लाभ जो है ना वो पहुंचाना होगा। ठीक है, तो
ये सब चीज़ें ये है, और शेयर के रेट बढ़ेंगे तभी मिलेगा ये। ओके, तो ये इस तरीके से मतलब क्रम वाइज इनको सैलरी का भुगतान होता चला जाएगा, शेयर भी मतलब मिलेंगे और इतनी बड़ी रकम उनको दी जाएगी। तो टारगेट पूरा करना है, उसके बाद इनको ये सैलरी मिलेगी। तो दुनिया के कॉरपोरेट इतिहास में सबसे बड़ा वेतन पैकेज ये माना जा रहा है। अब देखिए ना कि एलन मस्क, मतलब कई सारी ऐसी कंपनी हैं जो एक व्यक्ति के सहारे है। जैसे टेस्ला को देख लीजिए, स्पेस एक्स को देख लीजिए, तो वो एलन मस्क हैं, उन्हीं के ब्रेन के आधार पर पूरा काम चल रहा है, पूरी टीम उन्हीं के इशारे पर चलती है। एनवीडिया का भी यही हाल है, एनवीडिया के जो चीफ हैं उनका भी, आपको फेसबुक के चीफ, मेटा के चीफ को देख लीजिए। तो कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिसमें जो उसका प्रमुख है ना, वो सबसे मजबूत हो जाता है, और इसी वजह से फिर अपनी सैलरी को जो है ना बढ़ा लेना और इतना सब कुछ करना वो उनके मुताबिक होता है। दी वन मैन शो जो है ना वो कई सारी कंपनियों में अब देखने को मिल रहा है। पहले ये माना जाता था कि एक व्यक्ति प्रमुख नहीं होना चाहिए, एक व्यक्ति पर आधारित पूरी कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस व्यक्ति, जोखिम भी है ना, अगर उस व्यक्ति को कुछ हो गया, ठीक है, वो काम करने लायक नहीं रहा, तो फिर कंपनी का स्ट्रक्चर ढह सकता है। लेकिन अब अमेरिका में भी ये देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां जिसमें एक व्यक्ति प्रमुख हो जा रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हाँ, आपको एक बार याद दिला दूं कि 10 नवंबर तक ही ऑफ़र चल रहा है शार्प लर्निंग ऐप पर। उसका ऑफ़र ख़त्म हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे कोर्सेज़ के, चाहे वो करंट अफेयर्स मेंबरशिप हो बेसिक, या फिर ISPCS करंट अफेयर्स मेंबरशिप हो, या फिर कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं। 72वीं BPSC का बैच है, आपको बिहार से रिलेटेड कई सारे बैचेज हैं, ऑल इन वन बैच भी है सभी बिहार के एग्जामिनेशंस के लिए। इसके अलावा रेलवे का NTPC के एग्जामिनेशन के लिए तैयारी है, और भी कई सारे बैच है। शार्प लर्निंग ऐप पर आप देख सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR का दूसरा चरण कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू किया है? आंसर होगा 9 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है, तो 4 नवंबर को ये SIR का दूसरा फेज शुरू हो गया। पहला फेज बिहार में हुआ था चुनाव से पहले, और अब अलग अलग राज्यों में ये किया जा रहा है। ठीक है, उनमें कौन कौन से राज्य हैं? तो छत्तीसगढ़ है, गोवा है, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, ये सब है। ठीक है, कई पार्टियों ने इसका विरोध भी किया है SIR प्रक्रिया का। उनमें आपको पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी विरोध किया इसका। ठीक है, क्योंकि और SIR जो है वहाँ आने वाले वक्त में चुनाव भी होने वाले हैं अलग अलग राज्यों में। तो ये है, इसका उद्देश्य क्या बताया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा। उनका कहना है कि 2004 में स्पेशल रिवीजन किया गया था वोटर लिस्ट का, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त हो गए हैं, अब स्पेशल रिवीजन की ज़रूरत है, और इस दौरान वोटर लिस्ट से कई सारे बदलाव जरूरी हो गए हैं। हालांकि बिहार में जब हुआ था ना, तो उस दौरान काफ़ी विवाद रहा, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त निर्देश भी दिए कई सारे, और वो सब इसमें भी लागू होंगे, देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला हम लोग क्वेश्चन लेंगे। ICC की T20 वर्ल्ड कप 2026 फाइनल की मेजबानी के लिए किस स्टेडियम को चुना गया है? आंसर होगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ये कहाँ पर है? अहमदाबाद में। तो ICC ने अगले साल यानी फरवरी मार्च में 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए 5 जगहों को चुना है, और ये जगह है अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली। इसी के साथ श्रीलंका के भी 2 स्थानों को चुना गया है, और फाइनल के लिए जो है ना वो अहमदाबाद का जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वो चुन लिया गया है फाइनल के लिए। ठीक है, तो फाइनल की मेजबानी वहाँ पर होगी, बाकी अन्य जगहों पर ये आयोजन किया जाएगा, खेल किए जाएंगे। अगला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नाम थोड़ा लंबा है वायरस का, एनसेफेलोमायोकार्डिटिस। तो ये वायरस है, और भारत के चिड़ियाघर में पहली मौत किस पशु की हुई है? आंसर का अफ्रीकी हाथी है, नाम उसका शंकर, 29 ईयर की उम्र थी उसकी। सितंबर में इसकी मौत हुई है, और इसकी जानकारी अब जो है ना वो मीडिया में सार्वजनिक की गई है। तो न्यूज़पेपर में भी देख रहे हैं आप, नवंबर में ये खबर जो है ना आई है। ये एक कृंतक जनित वायरस है, और
इससे ही हाथी की मौत हुई है। ठीक है, तो 17 सितंबर को चिड़ियाघर में जो बना हुआ बाड़ा है उसी में इसकी मौत हुई है और नवंबर में इसकी जानकारी बाहर लाई गई है। अफ्रीकी हाथी है और 1998 में जिम्बाब्वे से इसको लाया गया था। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, उनको राजनयिक तौर पे ये उपहार दिया गया था। अच्छा, इस वायरस की अगर हम बात करें ना, ये वायरस जो है ना वो इसका संक्रमण सुअरों में होता है, फिर ये चूहों के माध्यम से जो है ना वो फैलता है अलग अलग जानवरों में। ठीक है, चूहे, गिलहरी, इन सब के कृंतकों के द्वारा तो वही ये फैला है। और जब कोई जानवर इन्फेक्टेड होता है तो पता नहीं चलता है। जब पोस्टमार्टम किया गया इस हाथी का तब ये पता चला कि उसके हार्ट में घाव हो गया था और भी कई सारी समस्या थी, तब पता चला कि ये वायरस का अटैक था इस पर। ठीक है, तो ये उसको पहुंचा है किसी चूहे से या गिलहरी से, गिलहरी में हुआ फिर वहाँ से उसके पास भी पहुँचा है, ऐसा बताया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 साल के स्मरणोत्सव का उद्घाटन हुआ, तो उसके दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है? 150 रुपए का स्मारक सिक्का जो है ना वो जारी किया गया है। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी संस्कृत में, तो उसके 150 वर्ष पूरे हो गए, तो उसी को लेकर अभी 7 नवंबर को ये आयोजन किया गया था। तो डाक टिकट और 150 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया। स्मारक है मतलब आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, बस देखने को मिलेगा, वो भी एक खास कहीं किसी जगह पर जो रखा जाएगा वहाँ। तो ये जो आयोजन है, मुख्य आयोजन वो न्यू दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में ये किया गया है। वंदे मातरम के बारे में आप जानते ही हैं, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था वंदे मातरम के बारे में। ये गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को जो उन्होंने लिखा था या पढ़ा था, और बाद में इसको उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया था इसको। ठीक है, और बाद में आज़ादी के बाद ये राष्ट्रीय गीत बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसरो ने अपने सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट, उसका नाम क्या है? LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जबकि इसको पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता। तो इससे किस लेटेस्ट और बेहतरीन संचार उपग्रह को नवंबर 2025 में सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है अंतरिक्ष में? आंसर क्या होगा? GSAT-7R, इसको CMS-03 भी कह सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा का जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है, वहीं से LMV-3 M5 रॉकेट के ज़रिए इसको भेजा गया, अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। अच्छा, इसमें M5 भी लिखा हुआ है, उसका क्या मतलब हुआ? LMV-3 का मतलब तो हुआ लॉन्च व्हीकल मार्क 3, और M5 का मतलब है कि पाँचवीं बार रॉकेट को भेजा जा रहा है। ठीक है, 5वां संस्करण हो गया, संस्करण नहीं कहिए, 5वीं बार भेजा जा रहा है। तो M बढ़ता चला जाएगा, M5, M6, M7 ऐसे होता जाएगा, जितनी बार लॉन्चिंग होगी उतनी बार। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट है ना, ये मल्टी बैंड सैटेलाइट है और ये हिंद महासागर क्षेत्र में ये सेवाएं प्रदान करेगा, और ख़ासतौर पर नेवी को बहुत ज़रूरत है इस तरह के सैटेलाइट की, उसे इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए। इसके ज़रिए 48 Gbps का डेटा मिल सकेगा, इंटरनेट स्पीड इतनी मिल सकेगी बहुत तेज़ी से। तो है क्या कि एक साथ मान लीजिए कि चल रहे हैं बहुत सारे जहाज़ और युद्ध का माहौल है, और उस समय डेटा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, और उस वक्त दुश्मन के जो मिसाइल आ रहे हैं तो यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं, तो इन सब को जो है ना वो इन सब डेटा को कैलकुलेट करना और बहुत तेज़ी से काम करना, उसमें बहुत हेवी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सैटेलाइट के ज़रिए इंडियन नेवी को ये इंटरनेट मिल पाएगा इस सैटेलाइट के ज़रिए। ठीक है, इस सैटेलाइट का जो वज़न है वो 4400 किलोग्राम है, और भारतीय रॉकेट के द्वारा अब तक का सबसे भारी उपग्रह भेजा गया है। ऐसा नहीं है कि इससे भी भारी इसरो ने नहीं बनाया, इससे भी भारी बनाया हुआ है। GSAT-11 था, उसका वजन था 5800 किलोग्राम, लेकिन उसको लॉन्च कहाँ से किया गया? उसको यूरोपीय स्पेस एजेंसी है ना, उसका जो एरियन 5 रॉकेट है उसके ज़रिए लॉन्च किया गया था, कि लेकिन क्योंकि उस वक्त भारत के पास इतना शक्तिशाली रॉकेट नहीं था। तो अब जो मार्क 3 है, LVM मार्क 3, उसको और मजबूत किया गया है और उसके ज़रिए ये सैटेलाइट को जो भेज दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसरो के चीफ कौन है अभी? अध्यक्ष V नारायणन।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह के अपराध में पुलिस को गिरफ्तारी के समय गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित में कारण बताना अनिवार्य कर दिया है? क्या होगा आंसर? हर तरह के अपराध में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे आईपीसी का केस हो या फिर बीएनएस का केस हो। आईपीसी का आप कहेंगे आईपीसी तो ख़त्म हो गया। देखिए जो पुराने मुकदमे चल रहे हैं ना, जब बीएनएस लागू हुआ था उससे पहले के जो भी मुकदमे हैं वो आईपीसी पर ही चल रहा है। ठीक है, तो अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आईपीसी के तहत ही गिरफ्तारी हो जाएगी अगर पुराना मामला है तो, और बीएनएस के तहत लेटेस्ट जो मुकदमा दर्ज हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि साफ तौर पे कि चाहे आईपीसी हो या बीएनएस हो, तो पुलिस को गिरफ्तारी करने, मतलब कोई पुलिस अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर रहा है तो लिखित में कारण बताना अनिवार्य है। और ये 7 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है। ठीक है, गिरफ्तारी के दौरान उसको लिखित तौर पर जानकारी प्राप्त होना ये संवैधानिक अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है। पहले क्या था ना, पहले केवल पीएमएलए, यूएपीए जैसे कुछ खास कानून में ही लिख कर देने की आवश्यकता होती थी। सामान्य चोरी, मारपीट, हत्या, इस तरह के जो मामले हैं ना, उसमें पुलिस सिर्फ मौखिक बताती थी, और मौखिक के तौर पर तो बताती ही नहीं थी, और अदालत को बता देती थी कि हमने बता दिया था मौखिक तौर पर। लेकिन अब ये कह दिया कि एक मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद, संविधान का जो अनुच्छेद है 22(1), उसके तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिए उसकी जानकारी लिखित तौर पर देना जरूरी है। ये केवल औपचारिकता ही नहीं बल्कि संविधान के द्वारा जो मौलिक अधिकार है वो है, और नागरिक की सुरक्षा और स्वतंत्रता की जो गारंटी देता है, जो मौलिक अधिकार है, उसके तहत ये कह दिया है। ठीक है, अब पूछेंगे कि किस मामले में हुआ है, क्या हुआ था मामला। दरअसल जुलाई 2024 में एक हिट एंड रन मामला आया था BMW के द्वारा कार से, तो उसी के मामले में जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, तो उस पर आरोपी के वकील का ये कहना था कि भाई गिरफ्तारी के वक्त तो जो है ना हमें बताया नहीं गया कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, तो ये अवैध था। तो उसी को लेकर ये फिर मामला बॉम्बे हाई कोर्ट गया था, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है, कह दिया कि पूरे देश में ये लागू होगा। अगला क्वेश्चन होगा IUCN, तो उसने अक्टूबर-नवंबर 2025 में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को अच्छा यानी गुड का दर्जा दिया है? आंसर होगा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है उसमें ये दिया गया है दर्जा, और ये पश्चिमी घाट, मतलब इसका कहना है कि पश्चिमी घाट, सुंदरवन, उन सब की तुलना में ये बेहतर स्थिति में है। इससे पहले IUCN ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें पश्चिमी घाट को और जो सुंदरवन है वहाँ की जो पारिस्थितिकी तंत्र है उस पर खतरा बताया था, लेकिन ये एक पॉजिटिव रिपोर्ट कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिला है। ठीक है, और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी है, 2016 में इसको घोषित किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व भी कहा जाता है, सिक्किम में स्थित है ये। ठीक है, IUCN का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, तो एक संगठन है, दुनिया भर में काम करता है, और यूनाइटेड नेशंस से भी ये जुड़ा हुआ संगठन है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मेयर कौन बने हैं? काफ़ी चर्चित नाम है इनका जोहरान ममदानी। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और दक्षिण एशियाई मेयर बने हैं ये। 34 ईयर उम्र है इनकी, डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। आपको बताऊं कि जो ट्रंप है ना वो रिपब्लिकन पार्टी से हैं, और ये उनके विरोधी वाली जो पार्टी है ना डेमोक्रेटिक पार्टी, उससे ही है। तो न्यूयॉर्क में मेयर का चुनाव उन्होंने जीता, और पहले मुस्लिम हैं ये वहाँ के, और भारतीय मूल के हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर हम बात करें तो उनकी माँ मीरा नायर हैं, काफ़ी प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक हैं। उनके पिता प्रोफेसर महमूद ममदानी, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 2018 में जोहरान ममदानी जो ना अमेरिकी नागरिक बने थे। उनके जो माता पिता हैं वो भारत से फिर दूसरे देश में बस गए थे, फिर वहाँ अमेरिका पहुँचे और वहाँ के नागरिक बन गए। ठीक है, और अपने भाषण में उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आज़ादी के समय जो दिए गए भाषण थे संसद में, उसको भी कोट किया उन्होंने। ठीक है, तो ये काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और भारतीय मूल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ चुनाव जीते हैं, जो फोटोग्राफ भी आप देख रहे हैं मेरे बगल में, पूरी लिस्ट है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा चर्चा भारत में भी जोहरान ममदानी की थी, इसलिए क्वेश्चन मैंने दिया है।
आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने नवंबर 2025 में पहली हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य जो है ना प्रमुख शहरों और धार्मिक स्थलों को जोड़ना और पर्यटन को बढ़ावा देना है। तो ये मतलब किस राज्य ने क्या है, अपने ही राज्य में शुरू की है, दूसरे राज्यों में तो चली रही है हेलीकॉप्टर सेवा। आंसर का इसका मध्य प्रदेश से, इनमें से जो आंसर है वो मध्य प्रदेश है। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 नवंबर को ये लॉन्च किया है। ठीक है, फोटोग्राफ भी देख रहे हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 7 नवंबर को। ठीक है, 7 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर 2014 को उस वक्त के जो तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने ये घोषणा की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 8 नवंबर को मनाया जाता है। एक्सरे की खोज के लिए ये दिवस इम्पॉर्टेंट हो जाता है। 1895 में प्रोफेसर विल्हेम कॉनराड रोंटजेन, तो उन्होंने एक्सरे की खोज की थी और इससे चिकित्सा जगत में, इसके अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में जो ना एक क्रांतिकारी बदलाव आया है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। और 16 नवंबर की सुबह 9 बजे मैराथन वीडियो आ रहा है, जनवरी से लेकर नवंबर तक का, वो देखिएगा ज़रूर। और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया मैंने, तो आप रिमाइंडर भी लगा सकते हैं। वो दिन खास है, कई घंटे का वीडियो होगा, करीब 7-8 घंटे का, तो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ओके, बाय।